गुड मॉर्निंग दोस्तों। पीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परीक्षा मंथन के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग आज छठा लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो करंट अफेयर के समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक प्लास्टिक संधि। वैश्विक प्लास्टिक संधि हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इंटर नेशनल अंतर सरकारी वार्ता समिति हुई। तो ये समिति की 5वीं बैठक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की 5th जो मीटिंग हुई है उसमें वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक पहुंचने में विफल है। मतलब जनरल एग्रीमेंट कुछ नहीं हुई। यही संधि का मूल निष्कर्ष है कि ये संधि जो है विफल रही। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो वर्ष 2022 में नैरोबिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में प्रस्तावित इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक नियम स्थापित करना। तो आपको पता है कि नैरोबी केन्या की राजधानी है। तो 2022 में ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित की गई थी वहाँ, और उसमें पारित किया गया था ये प्रस्ताव। क्या था कि 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक नियम स्थापित करना था, लेकिन ये देश किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। प्रतिनिधिमंडल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सारे देशों के, इस बात पर सहमत हुए कि संधि को अंतिम रूप देने के लिए वर्ष 2025 में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे अस्थायी रूप से INC 5.2 यानी दूसरा संस्करण 5वें का दूसरा INC 5.2 नाम दिया जाएगा। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक क्यों नहीं पहुंच सकी? क्या विवाद था कि ये आम सहमति नहीं बन पाई? तो विवाद का एक मुख्य मुद्दा ये था कि क्या देशों को वर्जिन प्लास्टिक पॉलीमर पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल से बने जो पॉलीमर है उसके उत्पादन को कम करने के लक्ष्य पर सहमत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे जो है नॉर्वे और रवांडा के नेतृत्व में 66 देशों का एक समूह यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगने का समर्थन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो नॉर्वे है और एक कंट्री कौन सी है, रवांडा है, इसके नेतृत्व में 66 देशों का एक समूह है जो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने का समर्थन कर रहा है। यानी कि प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने का समर्थन कर रहा है, यानी कि उस पर लिमिट कर दिया जाए कि प्लास्टिक जो है इतना ही उत्पादन किया जाएगा। समुद्री अरब और भारत जैसे देश जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, न तो भारत और सऊदी अरब क्या है, पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर है। तो उन्होंने ऐसे किसी भी उपाय का विरोध किया जो उत्पादन को सीमित करेगा, तो वो विरोध करेंगे भाई जो उत्पादन को सीमित करेगा। यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन की और प्लास्टिक की। तो ये दो देश सऊदी अरब और आपके भारत जो है ना, इसके उत्पादन की कमी होने के लिए विरोध करेंगे कि भाई उत्पादन कम नहीं होना चाहिए। यानी कि ये प्लास्टिक संधि जो है, वैश्विक प्लास्टिक संधि की, इसका उत्पादन कम होना चाहिए। भारत और सऊदी अरब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डायरेक्टली यही बात भारत ने तर्क दिया कि प्लास्टिक उत्पादन को विनियमित करने से उसके विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा। यही तो भारत ने कहा है, ये तर्क दे रहा है कि प्लास्टिक उत्पादन को विनियमित करने से उसके विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि डेवलपमेंट जो है भारत का कम हो जाएगा। ये कहना है कि विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा। किसका? भारत के विकास का। तो प्लास्टिक उत्पादन को अगर रेगुलेट किया जाए
तो विशेष करके वैश्विक प्लास्टिक पॉलीमर बाजार में देश की भूमिका को देखते हुए ये बात कही। और भारत का क्या रुख था कि किसी भी संधि से राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कोई ऐसा ट्रीटी हम इंटरनेशनल कर दे और हमारे देश के विकास की जो इच्छा है वो अगर उसका नुकसान हो जाए तो दिक्कत है। तो विकास की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये भारत कह रहा है। तो यानी कि प्लास्टिक रेगुलेशन में भारत की भूमिका न के बराबर रहेगी। और प्रारूप संधि में वर्ष 2040 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और डाई 2 एथिल हेक्सिल फथलेट जो है ये केमिकल है, ये एक प्रकार का डाई है जिसे हम प्लास्टिक के दाने तैयार करते हैं। और डाई ब्यूटाइल फथलेट है, बेंजिल ब्यूटाइल फथलेट है और डाई आइसोब्यूटाइल फथलेट है। जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्षवार लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। तो 2040 तक ऐसा उम्मीद है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कौन कौन से केमिकल, तो ये जो है आपका डाई 2 एथिल हेक्सिल फथलेट, डाई ब्यूटाइल फथलेट, बेंजिल ब्यूटाइल फथलेट और डाई आइसोब्यूटाइल फथलेट जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्षवार लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था, लेकिन इसके नकारात्मक आर्थिक प्रभाव के कारण कुछ देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो असली जो मुद्दा है कि देश की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, तो इसलिए इन देशों ने अस्वीकार कर दिया, जिनमें हमारा देश भारत और सऊदी अरब जैसा एक विकसित देश भी शामिल है। तो प्रदूषण को कम करना तो ठीक बात है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां रुकनी नहीं चाहिए, ये उनका कहना था। अब अगला जो पॉइंट है कि विश्व को वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है। तो वैश्विक संधि की आवश्यकता इसलिए है कि तीव्र वृद्धि हो रही है प्लास्टिक के उत्पादन में। तो प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2020 में 234 मिलियन टन से दोगुना होकर के 19 वर्षों में 2019 में 460 मीट्रिक टन हो गया है। ठीक डबल हो गया है, 23 दूनी 46, 460 मीट्रिक टन हो गया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अनुसार अनुमान है कि 2040 तक प्लास्टिक का उत्पादन 700 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। एक तरफ जो है प्लास्टिक का खपत कम करना है, प्लास्टिक पर लगाम लगाना है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए, चूँकि ये शत्रु है ना, प्लास्टिक पर्यावरण के दुश्मन है, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ये प्लास्टिक, और पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। तो एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 50% हिस्सा जो है अकेले उत्पादित कर देता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पर अब देखिए प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ेगा पर्यावरण में। प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है। तो लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के बावजूद द लैंसेट द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। तो देखिए 20 से 500 वर्ष तक समय लग सकता है। सोचिए ये पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक जो रेजिडुअल है उसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद लैंसेट जो मैगजीन है उसके अनुसार 2023 में एक अध्ययन किया गया और केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जा सकता है। रिसाइकलिंग या अक्षमता प्रदूषण संकट को और बढ़ा देती है। तो ये जो इनकैपेसिटी है, मतलब इसको बियर ना करने की कैपेसिटी, ये प्रदूषण को बहुत तीव्र गति से बढ़ाती है। और ये 9% ही प्लास्टिक सिर्फ रिसाइकल किया जा सकता है, बाकी जो है वो इन्वायरमेंटल वेस्ट में आएंगे और प्रदूषण ही प्रदूषण फैलाएंगे, तमाम प्रकार की हैजार्ड्स आ सकते हैं।
तो प्रतिवर्ष 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। जो जलीय जीव हैं मर जाते हैं। 8 मिलियन टन प्लास्टिक सोच लीजिए समुद्र में। अगर मौजूदा वृद्धि जारी रहे तो 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से भी ज़्यादा हो जाएगी और अस्तित्व उनका खतरे में आ जाएगा। तो ये मानव सभ्यता के लिए बहुत खतरनाक अलर्ट है। इट इज़ ए डेंजरस अलर्ट टू द एंटायर इकोसिस्टम। मानव स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? तो प्लास्टिक में जो मौजूद केमिकल्स हैं जैसे बिस्फेनॉल ए अंतःस्रावी तंत्र को बाधित करते हैं। आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इसके पहले आज से 30 साल पहले उतनी बीमारियां नहीं थी। तो एक से एक बीमारियां जनरेट हो रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? अंतःस्रावी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बाधित हो रहे हैं। शरीर में हार्मोन्स को जो नियंत्रित करने वाले अंतःस्रावी ग्लैंड्स है वो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। तो ये अगर अनियंत्रित हो जाएगी तो फिर कोई दवाई नहीं है जो इन सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करे। कुछ है लेकिन ये ग्रंथियां जो है अनियंत्रित हो जाएंगी तो ये रसायन अंतिम उत्पाद में बने रहते हैं, है ना। इनका फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बना रहता है। बाहर निकल करके केमिकल्स का क्या है, इस केमिकल्स की वजह से कैंसर, डायबिटीज और रिप्रोडक्शन जैसे जेनिटल प्रॉब्लम, प्रजनन संबंधी समस्याएं, तंत्रिका विकास संबंधी विकलांगता, तो बहुत सारी जो विकलांगता हो रही है विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। और वन्य जीव क्या इससे प्रभावित होंगे? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री और स्थलीय प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो जो समुद्री और स्थलीय जीव हैं उनके शरीर पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो समुद्री और स्थलीय जीव पर विनाशकारी प्रभाव, जानवर प्लास्टिक अपशिष्ट को निगल लेते हैं या उसमें फंस जाते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पर जो गाय है चल रही है तो खाना जो है प्लास्टिक में करके डाला जाता है तो प्लास्टिक सहित वो भोजन निगल जाती है और प्लास्टिक जो है कभी कभी उनके शरीर के अंदर चला जाता है जिसका पाचन संभव नहीं है और धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप धारण करता है और मवेशियों को जानलेवा खतरा बना सकता है। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.6% का योगदान देता है। तो पूरे ग्रीन हाउस इमिशन में 3.6% का कंट्रीब्यूशन करता है प्लास्टिक, जिसमें से 90% उत्सर्जन प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से आता है। तो 90% जो है वो जीवाश्म ईंधन जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है उससे होता है प्रदूषण। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 के स्तर से 2050 तक 37% बढ़कर 3.35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य हो सकता है। तो 2020 से 2050 तक 37% ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो जाएगा एक्स्ट्रा और 3.35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा वो। तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी। वैश्विक प्लास्टिक संधि का क्या महत्व है? उत्पादन से लेकर के निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक संधि की आवश्यकता है। प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए राष्ट्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिससे उत्पादन पर अंकुश लगे, पुनर्चक्रण में सुधार हो, प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से रोका जाए। तो सबसे जो अटमोस्ट हमारा प्रयास रहना चाहिए कि प्लास्टिक को पर्यावरण में प्रवेश करने से रोका जाए। पर्यावरण में प्लास्टिक जो है अगर आया तो पर्यावरण के भिन्न भिन्न पहलुओं पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका सीधा सा सरल उपाय यही है कि प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर करें, कम से कम करें। जहाँ 10 प्लास्टिक यूज करना है वहाँ 1 से काम चला लिया जाए और उसके बदले में पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण के अनुकूल जो भी उत्पाद हैं जैसे जूट के बोरे हो गए, जूट के थैले हो गए, इन सब का या कागज़ के जो ठोंगे हैं उनको इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगली जो बात है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच में अजरबैजान के बाकू में COP29 संयुक्त राष्ट्र
जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त वर्ष के लिए 2035 से विकासशील दुनिया को प्रतिवर्ष $300 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि भारत और अन्य विकासशील देशों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया और आगामी संस्करण COP30 जो है वो ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें दो बातें जो हैं उभर करके सामने आई हैं, उनको ध्यान देना है कि ये COP29 कहाँ हुआ है, अज़रबैजान के बाकू में हुआ है और वर्ष 2035 से विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $300 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई है कि जो विकसित देश हैं उनके द्वारा जलवायु वित्त के लिए वर्ष 2035 से विकासशील देशों को, जिसे भारत विकासशील है, तो उन देशों को प्रतिवर्ष $300 बिलियन प्रदान करने के लिए एक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई। हालांकि भारत और अन्य विकासशील देशों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। भारत और भी बहुत सारे विकासशील देश हैं, उन्होंने इसको अस्वीकार कर लिया है। और आगामी जो संस्करण है COP29 ये जलवायु परिवर्तन के लिए, तो ये COP30 जो है ये ब्राज़ील में होगा। देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मुख्तार बहादुर ओल्गू बाबायेव अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं। तो उनकी अध्यक्षता अजरबैजान के पर्यावरण और पारिस्थितिकी संसाधन मंत्री हैं, प्राकृतिक संसाधन, तो मुख्तार बहादुर ओल्गू बायावेव। थीम क्या है, सभी के रहने योग्य ग्रह में निवेश करना है ना, इन्वेस्ट इन द लिविंग प्लैनेट फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश करना है। और इसकी भागीदारी, इसमें कौन भागीदारी लिया है, कौन पार्टनर है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, तो ये UNFCCC के 198 सदस्य देशों और सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 198 सदस्य देशों और सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि जो है भाग लिए हैं। प्रमुख लक्ष्य क्या है इसका लक्ष्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के लिए उपायों को लागू करना और जलवायु कार्रवाई में निवेश की तत्काल आवश्यकता पर बल देना। तो जो क्लाइमेट एक्शन है उसमें इन्वेस्ट करने की जो तत्काल आवश्यकता है उस पर बल देना है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए उपायों को लागू करना है। जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यापार भागीदारी को बढ़ाने और निवेश निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना है। तो जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यापार भागीदारी को बढ़ाने और निवेश निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना है। ठीक है, तो यही है कि जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए व्यापार भागीदारी को बढ़ाने और निवेश निर्णयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना, ये सबसे अहम बात है। सम्मेलन का एजेंडा देख लीजिए। कमजोर समुदायों, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों और अल्प विकसित देशों को समर्थन देने के लिए हानि और क्षति कोष को चालू करने के महत्व पर बल देना है। तो उन देशों में जो कमजोर समुदाय हैं, विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य हैं, अल्प विकसित देशों का समर्थन को देने के लिए और हानि और क्षति कोष को चालू करने के महत्व पर, जो हानि और क्षति कोष होता है राज्यों और देशों का, उनको चालू करना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुरूप राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बढ़ाने का आह्वान किया। मतलब उनका जो लक्ष्य है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित लक्ष्य योगदान है उसको बढ़ाना है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के अनुसार, कि इससे ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। सभी देशों से वर्ष 2025 तक अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाएं तैयार करने एवं प्रस्तुत करने का आह्वान किया कि सभी देश 2025 तक अपनी जो भी राष्ट्र की अनुकूल योजनाएं हैं उसको तैयार करें और उसको विश्व पटल पर प्रस्तुत करें। वैश्विक वित्तीय संस्थाओं और निजी क्षेत्र को जलवायु वित्त बढ़ाने और हरित नवाचार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करना है। जो ग्लोबल फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है और जो प्राइवेट सेक्टर को जलवायु वित्त बढ़ाने और हरित नवाचार में निवेश करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जो ग्लोबल जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो तो है ही है, और जो प्राइवेट सेक्टर के जलवायु वित्त को बढ़ाएंगे, मतलब उसके लिए जो फंडिंग करेंगे कि जलवायु को अगर सही सलामत करना है तो उसके फंड को बढ़ाने के लिए और ग्रीन इनोवेशन में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका क्या परिणाम
तो इसका परिणाम ये है कि अंतिम समझौते में धनी देशों ने निर्धन देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के लिए वर्ष 2035 तक प्रति वर्ष $300 बिलियन की पेशकश की है। जो धनी देश हैं गरीब देशों को जलवायु वित्तीय सहायता के लिए 2035 तक प्रत्येक वर्ष $300 बिलियन की पेशकश की है। हर वर्ष जो है $300 बिलियन वो देंगे, जिसे भारत समेत कई विकासशील देशों ने खारिज कर दिया। समझौते में बढ़ते तापमान और आपदाओं से निपटने के लिए प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन का बड़ा समग्र लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अधिकांश धन निजी स्रोतों से आएगा। तो $1.3 ट्रिलियन का ये लक्ष्य रखा गया है प्रति वर्ष, यानी कि $1300 बिलियन। तो $1000 बिलियन कम है ना, इसलिए तो इसमें अधिकांश धन निजी स्रोतों से आएगा, प्राइवेट सोर्सेस से आएंगे। COP29 में भारत का क्या पक्ष रहा? तो COP29 में भारत ने विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त पर अंतिम समझौते के रूप में विकासशील देशों के लिए दिए गए $300 बिलियन निधि की तीव्र आलोचना की है कि भाई $300 बिलियन दे करके फुसला दिया जा रहा है। भारत ने जलवायु वित्त एवं शमन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विकसित देशों की अनिच्छा पर असंतोष व्यक्त किया है। भारत के अनुसार वित्त से ध्यान हटा करके शमन पर बार बार जोर देने के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो यही चीज़ है कि वित्त से ध्यान हटा दिया जाता है और भारत को फुसला दिया जाता है। तो इसलिए भारत ने बोला नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। भारत और चीन ने यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। कार्बन पे टैक्स लगेगा, तो भारत और चीन ने ये विरोध कर दिया कि नहीं हम नहीं देंगे कार्बन पे टैक्स। भारत और चीन ये दोनों देशों ने यूरोपीय संघ के इस प्रस्ताव को कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। उनका तर्क है कि यह कर संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अनुचित रूप से बोझ डालता है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु सिद्धांत है उनका उल्लंघन कर रहा है कार्बन सीमा कर, और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ या अनुचित रूप से बोझ डालता है। देखिए, भारत ग्लोबल स्टॉक टेक परिणामों के अनुसरण के लिए सहमत नहीं है। जो ग्लोबल स्टॉक टेक परिणाम है उनको फॉलो करने के लिए भारत एग्री नहीं है। अब देखिए, भारत और उच्च सागर संधि, तो भारत ने सितंबर 2024 में उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते के रूप में जाना जाता है। बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिशियल रीजन, तो जो बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल रीजन है आपका, उस समझौता के रूप में जाना जाता है उच्च सागर संधि। तो ये कार्यान्वयन और भू राजनीतिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। तो इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और इसकी जो जियोपॉलिटिकल जो इसके कन्फ्लिक्ट होंगे, इसकी प्रभावशीलता के बारे में चिंता पैदा करती है। उच्च सागर संधि के बारे में, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के ढांचे के तहत विकसित BBNJ समझौता राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और स्थायी उपयोग पर केंद्रित है। जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों के 200 समुद्री मील 370 किलोमीटर से परे हैं। BBNJ समझौता लागू होने के बाद UNCLOS के तहत तीसरा कार्यान्वयन समझौता बन जाएगा, जो निम्नलिखित को पूरा करेगा। 1994 भाग 11 कार्यान्वयन समझौता अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में खनिज संसाधन अन्वेषण पर केंद्रित है, 11वां। और 1995 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता स्ट्रेट डलिंग और प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित है। यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विशेष रूप से SDG 14 कि जल के नीचे का जो जीवन है उसको प्राप्त करने में मदद करता है। कौन सा? 1995 वाला, जो मछली से संबंधित है। तो मछली की जल के अंदर, जल के नीचे है। समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 43% हिस्सा जो है समुद्र में फैला हुआ है। तो समुद्र की सतह का 64% और पृथ्वी के क्षेत्रफल का 43% हिस्सा समुद्र में फैला हुआ है। वे लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियों और 1 ट्रिलियन सूक्ष्म जीवों का घर है। कितने लोगों का? 2.2 मिलियन समुद्री प्रजाति का और 1 ट्रिलियन सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
ये घर है, ये क्षेत्र किसी भी राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं है, जिसे नौका वहन, आर्थिक गतिविधियां और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समान अधिकार प्राप्त है। तो ये जो समुद्री क्षेत्र है ये किसी राष्ट्र के स्वामित्व में नहीं है, नौका वहन, आर्थिक गतिविधियां और वैश्विक अनुसंधान के लिए समान अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे जो समुद्री जीव हैं और सूक्ष्म जीव हैं। 2021 में अनुमानतः 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया। बहुत ही भयावह स्थिति, 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागर में गया। यह संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। जवाबदेही की कमी से अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और महासागरों का अम्लीकरण हो रहा है। तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उससे तमाम प्रकार के एसिड्स, तो उससे क्या हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है। महासागर में जवाबदेही की कमी से अतिदोहन हो रहा है, जैव विविधता की हानि हो रही है, प्रदूषण और महासागरों का अम्लीकरण हो रहा है। यदि यह संधि संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने, जैव विविधता की रक्षा करने तथा प्रदूषण फैलाने वाले को जवाबदेह बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनको जवाबदेह बनना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना होगा कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस उच्च सागर संधि के उद्देश्य क्या है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, उन क्षेत्रों की स्थापना और विनियमन पर ध्यान केंद्रित करता है जहां जैव विविधता सहित महासागर प्रणालियां मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन के कारण तनाव में है। तो जो मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से जो समुद्री क्षेत्र है टेंशन में है, मतलब टेंस्ड है, जैसे भूमि पर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव रिजर्व, ठीक है, इन क्षेत्रों का समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। तो ऐसे जो भूमि है जैसे जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव रिजर्व है, तो वो क्या है, इस वजह से जलवायु परिवर्तन के इन कारणों के लिए तनाव में है। तो इन क्षेत्रों का उद्देश्य क्या है? समुद्री जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है। मुख्य मकसद क्या है कि जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करना है। सामुद्रिक आनुवांशिक संसाधन, औषध विकास सहित समुद्री आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना तथा इन संसाधनों से उत्पन्न ज्ञान तक खुली पहुंच को बढ़ावा देना। आपको पता है कि जो धरती के जो लुटेरे हैं, समुद्र के लुटेरे कहीं ज़्यादा हैं। तो समुद्र के जो लुटेरे हैं यानी कि जो संसाधनों का बंटवारा है ढंग से नहीं हो पाता, तो एक समुदाय का प्रभुत्व अगर रहे तो ये वंचित हो जाएंगे बाकी लोग संसाधनों से। तो इससे बहुत सारी सामग्री भी तैयार होती है, जैसे औषधि विकास सहित समुद्री आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों का न्यायसंगत बंटवारा होना चाहिए। जो भी उससे जो मटेरियल रिसोर्स निकल रहे हैं, जो भी वो न्यायसंगत बंटवारा हो और सभी लोगों तक ये पहुँचे और इन संसाधनों से उत्पन्न ज्ञान तक खुली पहुंच को बढ़ावा देना है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है? इन्वायरमेंटल इफेक्टिव एस्टिमेशन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए संभावित रूप से हानिकारक गतिविधियों के लिए पूर्व EIA को अनिवार्य बनाना है। जो भी हानिकारक गतिविधियां हैं उसके लिए EIA को अनिवार्य बना दिया गया, जिसमें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर की गतिविधियां भी शामिल है जो उच्च समुद्र को प्रभावित कर सकती है, और आकलन का सार्वजनिक प्रकटीकरण। तो जो भी समुद्र में मान लिए कि ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, समुद्र में तेल की खुदाई होगी, तो वो भी जो है एक पहले से परमिशन लेकर के पूर्व EIA को अनिवार्य बना दिया गया। क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संरक्षण प्रयासों में छोटे द्वीप राज्यों और स्थलबद्ध राष्ट्रों को समर्थन देने और क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उन टिकाऊ समुद्री संसाधन उपयोग से लाभान्वित करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा और उसके वजह से टिकाऊ समुद्री संसाधन उपयोग बनेंगे और उससे लाभान्वित करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित किया जाएगा। अगली जो बात है, सीरिया में गृह युद्ध। दिसंबर 2024 में इस्लामी आतंकवादी समूह हयात
तहरी अल शाम के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर नियंत्रण का दावा किया है, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के लिए बड़ा झटका है। क्या कर दिया है? सीरिया में इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर जो है अल शाम HTS के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर नियंत्रण का दावा किया। जो होम्स शहर है उस पर सीरियाई विद्रोहियों ने नियंत्रण का दावा किया है और राष्ट्रपति सीरिया के बशर अल असद के शासन के लिए एक बड़ा झटका है। भाई, कोई भी विद्रोही किसी राष्ट्र पर शासन करेगा तो वहाँ के जो शासन प्रमुख होंगे उनके शासन के लिए एक बड़ा झटका लगेगा। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है कि इस गृह युद्ध के चलते बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया गया बशर अल असद को, और उनकी 24 साल पुरानी कुर्सी छीन गई और साल 2000 में बशर अल असद के राष्ट्रपति बनने से पहले उनके पिता हाफिज अल असद 3 दशकों तक इस पद पर रह चुके थे। 2000 में बशर अल असद के राष्ट्रपति बनने से पहले उनके पिता भी 3 दशकों तक इस पद पर रह चुके थे। ठीक, अब आपको पता हो कि गृह युद्ध के बीच घटनाक्रम ने सीरिया के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि उससे विद्रोही गुटों से बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो एक कन्फ्लिक्ट हो गया है। 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है, जिसमें हाफिज अल असद वर्ष 2000 में अपनी, ये बशर अल असद के पिता है ना, तो ये बशर अल असद उनके बेटा हैं, और हाजिद अल असद ये तो बशर अल असद के पिता हैं। तो 2000 में अपनी मृत्यु तक सत्तावादी नेता के रूप में कार्यरत थे। उनके बेटे जो हैं बशर अल असद ने उनका स्थान लिया। तो जब हाफिज अल असद की मृत्यु होती है तो उनका पुत्र जो है बशर अल असद जो है वो स्थान लेता है और सत्ता पर परिवार की पकड़ जारी रखी। तो यही है कि पुत्र पिता के स्थान पर आता है और पुत्र का नाम है बशर अल असद और पिता का नाम है हाफिज अल असद, है ना। तो ये अपने परिवार पर पकड़ बना लेता है। फिलहाल असद परिवार रूस में है, जहां उन्हें रूस द्वारा शरण दी गई है। तो असद परिवार जो है वो रूस में है और रूस द्वारा शरण दी गई है। वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर के बीच असद के शासन के विरुद्ध प्रदर्शन आरंभ हो गए। तो अरब स्प्रिंग की लहर आई। अरब स्प्रिंग एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसकी लहर आई। असद के शासन के विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए। अरब स्प्रिंग लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों की लहर है ना। लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों की लहर है जो वर्ष 2011 में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में आरंभ हुई है, जिसने क्षेत्र के कुछ स्थापित सत्तावादी शासनों की चुनौती। तो ये एक तरह से अरब स्प्रिंग जो है ना, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। लोकतंत्र समर्थक विरोधों और विद्रोहों की लहर है। शिकायतें तो अनेक थी, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी है, आर्थिक समानता है और भ्रष्टाचार शामिल थे। तो शिकायतें बहुत थी, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी है, आर्थिक समानता है और भ्रष्टाचार शामिल थे। विदेशी प्रभाव क्या पड़ा? रूस और ईरान, ये देश असद के प्राथमिक सहयोगी रहे हैं। रूस और ईरान उसे सैन्य सहायता और रणनीतिक समर्थन प्रदान करते रहे हैं। ये दो देश, रूस और ईरान। अमेरिका और तुर्की दोनों ने असद विरोधी गुटों का समर्थन किया है, लेकिन तुर्की की मुख्य चिंता सीरिया के भीतर कुर्द का प्रभाव है। तुर्की जो है वो सीरिया के अंदर कुर्द के प्रभाव से चिंतित है। इजराइल का क्या है? फिलिस्तीन के प्रति सीरिया के ऐतिहासिक समर्थन को देखते हुए इजराइल ने असद की सेनाओं के खिलाफ हमले किए हैं। अब असद की सेनाओं के खिलाफ इजराइल हमला कर दिया है, जिससे भू राजनीतिक गतिशीलता और अधिक जटिल हो गई है। जो जियोपॉलिटिकल जो गतिशीलता है, डायनामिक एबिलिटी है, वो और अधिक कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो अब अगला जो खबर है
अच्छा, ये तो सीरिया में गृहीत हो गया, और आतंकवादी समूह है हयात तहरीर अल शाम है, और यहाँ पे जो शहर है होम्स उस पर कंट्रोलिंग हो गया है, और इसके राष्ट्रपति बशर अल असद बशर अल असद जो है उनका शासन खत्म हो गया। भारत बना संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स का अध्यक्ष। भारत को दिसंबर 2024 में नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया। तो 68वां सत्र होगा भारत नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के। ये पहली बार है जब नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता भारत करेगा। इंडिया विल होस्ट। इनका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। किसका है? नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल का। ठीक है। इसकी स्थापना 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन द्वारा की गई थी। 1946 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है कि जो नशीली दवाएं हैं उन पर नीति निर्माण करेगी। इकोसोक, ये जो ड्रग्स वाली जो आयोग है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोगों में से एक है, और यह संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं और अपराध कार्यालय का एक शासी निकाय है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत जापान यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता 15 नवंबर 2024 को टोक्यो में स्थित भारतीय दूतावास में भारत और जापान के बीच नौसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। मानी भारत और जापान के बीच में मध्य सेना जो है बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत भारतीय सेना के जहाज़ों पर प्रयोग के लिए यूनिकॉर्न मस्तूल के सह विकास के लिए दोनों देशों के बीच कार्यान्वयन ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का क्रियान्वयन भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन का पहला अवसर मिलेगा। तो जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये भारत और जापान के बीच में साथ साथ उत्पादन का पहला मौका मिलेगा, जो दो बड़े देश जो है। अगला जो देखिए पॉइंट कि भारत की 3 कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये यूनिकॉर्न एंटीना वर्तमान में जापान समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की मोगामा श्रेणी के फ्रिगेट पर लगे हुए हैं। यूनिकॉर्न एंटीना जो है ये लगे हुए हैं। ठीक है। इस आधुनिक प्रणाली को भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों पर लगाने का प्रयास कर रही है। भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों पर लगाने का प्रयास कर रही है, जिससे भारतीय नौसेना जहाज़ों की स्टील्थ क्षमता में वृद्धि होगी। तो अपने जहाज़ पर भी भारतीय सेना नौसेना लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन स्टील क्षमता में वृद्धि होगी। अब देखिए क्या होता है यूनिकॉर्न मस्तूल प्रणाली। तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मस्तूल अगली पीढ़ी की नौसैनिक मस्तूल प्रणाली जो है जो एकाधिक संचार प्रणालियों को एकीकृत करती है और एंटीना के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की गुप्त विशेषताओं को बढ़ाती है। तो रडार क्रॉस सेक्शन को कम करती है और नौसैनिक प्लेटफॉर्म की गुप्त विशेषताओं को बढ़ाती है। पारंपरिक मस्तूलों के विपरीत यूनिकॉर्न विभिन्न एंटेना को मस्तूल पर कई बिंदुओं पर एक सिंगल सपोर्टेड पिलर में जोड़ता है ताकि इसके रडार सिग्नेचर को कम किया जा सके। तो ये एक टेक्नोलॉजी है कि ये रडार क्रॉस सेक्शन को कम करके नौसैनिक प्लेटफॉर्म की गुप्त विशेषताओं को बढ़ाती है। जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है नौसेना के प्लेटफॉर्म की उसको बढ़ाती है। पारंपरिक मस्तूलों पर के विपरीत यूनिकॉर्न विभिन्न एंटेना को एक मस्तूल पर कई बिंदुओं पर एक सिंगल सपोर्टेड पिलर में जोड़ता है, इसके रडार सिग्नेचर को कम किया जा सकता है। मस्तूल क्या है? पानी के जहाज़ों में मस्तूल स्थिरता से खड़े हुए लंबे खंभों को कहते हैं, विशेष करके नौकाओं में उन खंभों पर जिन पर सेल लगाया जाता है, पाल लगाया जाता है, मस्तूल कहा जाता है। इन्हें सहारा देने के लिए गाई तारों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर मस्तूल लकड़ी या धातु के बने होते हैं, जिससे सहारा मिलता है, पानी से इधर उधर नाव ना हो, बहुत तेज़ बारिश या आंधी या हवाएं तेज चले तो ये संभाल ले, उन हवाओं को झेल ले। तो रियाद शिखर सम्मेलन 2024 नवंबर 2024 में सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अरब और इस्लामिक देश के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
इसमें गाजा और लेबनान पर इजराइल के सैन्य आक्रमण को तत्काल समाप्त करने की घोषणा की गई। तो गाजा और लेबनान पर इजराइल के सैन्य आक्रमणों के तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है। रियाद शिखर सम्मेलन 2024। सऊदी अरब के रियाद में अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस्लामिक देशों और अफ्रीकी संघ के 50 से अधिक नेता और राष्ट्राध्यक्ष इसमें हिस्सा लिए। तो रियाद शिखर सऊदी अरब के रियाद में हुआ है और अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन हुआ है। इसमें इस्लामिक कंट्री है और अफ्रीकी संघ के 50 देश है। अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। सऊदी अरब इसकी अध्यक्षता करेगा। फिलिस्तीन और लेबनान में युद्ध विराम और ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। अब देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नवंबर 2024 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मंच की वार्षिक बैठक पेरू में आयोजित की गई। ये तो इम्पोर्टेंट है। एशिया पैसिफिक की इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बैठक पेरू में की गई। इसमें स्वतंत्र, खुला, निष्पक्ष, गैर भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, समावेशी और पूर्वानुमानित व्यापार और निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। कि सारे जो काम हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, समावेशी होने चाहिए और पूर्वानुमानित व्यापार हो, निवेश वातावरण प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के बारे में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच जो है 21 अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया में प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। तो मुक्त माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका लक्ष्य क्षेत्र के लोगों में समृद्धि के लिए संतुलित, समावेशी, टिकाऊ, नवीन और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना, यानी कि जो बैलेंस्ड है, इंक्लूसिव, टिकाऊ है, नवीन और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिकीकरण में तेजी लाना। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है 1989 में की गई और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो एक ये है कि आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो मुख्यालय है ये ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में है और इसमें 21 देश शामिल हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, दारुसलाम, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, अमेरिका, ये वियतनाम, ये सारे देश हैं। तो मित्रों देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच है, इसमें 21 देश हैं और इसकी स्थापना 1989 में हुई और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। तो आज का करंट अफेयर यहीं तक। हमारे लगातार करंट अफेयर को पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल PCS पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच साझा करें। थैंक यू।